नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को समर्पित इस चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी यानी आपात से जुड़े हुए प्रोविजंस की। अगर आपको ये पता लगाना है कि इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हमारे संविधान के कौन से भाग में या कौन से पार्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं, तो इसके लिए आपको फोकस करना होगा इमरजेंसी वर्ड के जो पहले दो लेटर्स हैं उन पर। इमरजेंसी का पहला लेटर है ई, जो कि है ABCD का 5वां लेटर, और इमरजेंसी का दूसरा लेटर है एम, जो कि है ABCD का 13वां लेटर। और जब हम 5 और 13 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 18। मतलब हमारे संविधान के भाग 18 यानी पार्ट 18 में ही डिस्क्राइब किया गया है इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस को। अब बात करें अगर इमरजेंसी के अलग अलग टाइप्स की, तो उसके लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारे संविधान में बात की गई है कुल 3 तरह की इमरजेंसीज की। फर्स्टली नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात। सेकेंडली स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन। और थर्डली एंड लास्टली फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। इन तीनों ही तरह की इमरजेंसीज को हमारे संविधान में डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक के 9 आर्टिकल्स में। इन सारे के सारे आर्टिकल्स को ध्यान में रखने के लिए एक जो छोटा सा कीवर्ड हमें ध्यान में रखना है वो कीवर्ड है NPF, जिसकी की फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोविडेंट फंड। असल में इस फंड में कर्मचारियों का वो पैसा जमा किया जाता है जो अल्टीमेटली उन्हें वापस दे दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद में। तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे इस 3 अक्षरों के छोटे से वर्ड NPF से हम ध्यान में रख पाएंगे सारे के सारे आर्टिकल्स को। इमरजेंसी से रिलेटेड जो पहले 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 352, 353 एंड 354, इन तीनों की हेडिंग्स का हमें पता चलेगा NPF के पहले लेटर N से। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात से। आर्टिकल 352 तो हमें यह बताएगा कि नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से ग्राउंड्स पर लगाई जा सकती है और इसको लगाने में पार्लियामेंट का रोल क्या होगा। वहीं आर्टिकल 353 बात करेगा नेशनल इमरजेंसी के लेजिस्लेटिव इफेक्ट के बारे में, यानी नेशनल इमरजेंसी लगने पर राज्य और केंद्र की कानून बनाने की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में। और फिर आर्टिकल 354 बात करेगा नेशनल इमरजेंसी के फाइनेंशियल इफेक्ट के बारे में। तो आइए अब जानते हैं इन तीनों ही आर्टिकल्स को एक एक करके। आर्टिकल 352 सबसे पहले बात करता है नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर भारत के राष्ट्रपति पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि देश की सुरक्षा को इन 3 वजहों से कोई खतरा हो सकता है, तो फिर वो प्रोक्लेम यानी डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। ये 3 वजह हैं वॉर यानी युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण, और आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। यहां पर वॉर का मतलब यह होता है कि 2 देशों ने दोनों तरफ से ही घोषणा कर दी है एक दूसरे पर अटैक करने की, जबकि एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब उस तरह की सिचुएशन से है जहां एक तरफ तो कोई दूसरा देश हमारे देश पर आर्म्ड फोर्सेस यूज कर रहा हो बिना किसी डिक्लेरेशन के, और दूसरी तरफ हमारी साइड से उसके अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं किया जा रहा हो। जो तीसरा पॉइंट है आर्म्ड रिबेलियन का, उसके बारे में जो ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इस अमेंडमेंट एक्ट को 1978 में लाया गया था, उस समय जबकि इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी
और कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस 44th अमेंडमेंट एक्ट का जो एक बहुत बड़ा मकसद था वो ये था कि इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस में इस तरह के चेंजेस लाए जाएं कि 1975 की तरह ही कोई दूसरी नेशनल इमरजेंसी इतनी आसानी से ना लगाई जा सके। इसीलिए इस वीडियो में इस अमेंडमेंट का जिक्र आएगा बार बार, यानी करीबन 4 बार। अब अगला जो सबसे बड़ा सवाल है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड वो ये है कि क्या देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की एडवाइस मिलते ही डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल इमरजेंसी? इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को चाहिए होती है यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की रिटर्न में कंसेंट यानी लिखित सहमति। यह रिटर्न कंसेंट मिलने के बाद ही राष्ट्रपति जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, अदरवाइज नहीं। यूनियन कैबिनेट की इस रिटर्न कंसेंट वाली कंडीशन को भी हमारे संविधान में ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही। असल में यूनियन कैबिनेट या केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट रैंक के सारे मिनिस्टर्स। ठीक है। बात करें अगर नेशनल इमरजेंसी को लागू करने में पार्लियामेंट के रोल की, तो फिर आप ये जान लीजिए कि एक बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद में यह अनिवार्य होता है, जरूरी होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर इस तरह के रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट के दोनों सदनों से अप्रूवल मिल जाए। ऐसा अप्रूवल मिलने पर ही ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो आगे के 6 महीने के लिए एग्जिस्टेंस में रह सकती है, अदरवाइज तो ये पहले 30 दिन के बाद ही अपने आप हट जाएगी। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में नेशनल इमरजेंसी के रेजोल्यूशन को अप्रूव करने के लिए जिस मेजोरिटी की आवश्यकता होती है वो मेजोरिटी होती है स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत, मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यह दोनों शर्तें पूरी होने पर ही सदन में पास किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात के रेजोल्यूशन को। यहां पर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि 44th अमेंडमेंट से पहले तो नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट में जरूरत होती थी केवल सिंपल मेजोरिटी की, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा ही इस सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया गया स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट में। अब अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 353 वो हमें यह बताएगा कि राज्य और केंद्र की जो कानून बनाने की शक्तियां हैं उन पर नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि यह आर्टिकल बात करेगा नेशनल इमरजेंसी के लेजिस्लेटिव इफेक्ट के बारे में। आप ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में तो जो स्टेट लिस्ट होती है यानी जो राज्य सूची होती है उसके सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होता है केवल और केवल राज्यों के पास, लेकिन इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने पर हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर आ जाएगा कि अगर वो चाहे तो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगने पर केंद्र जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और राज्यों की जो ताकत है वो काफी कम हो जाएगी। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 354 वो बात करेगा नेशनल इमरजेंसी के फाइनेंशियल इफेक्ट के बारे में। मतलब कि यह आर्टिकल हमें यह बताएगा कि नेशनल इमरजेंसी का केंद्र और राज्यों के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्वों का जो वितरण होता है
उस पर क्या असर पड़ेगा। सामान्य परिस्थितियों में तो संविधान के आर्टिकल 268 से लेकर के आर्टिकल 279 तक के प्रोविजंस के मुताबिक ही यह डिटरमाइन किया जाता है, ये निर्धारित किया जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने पर राजस्वों के वितरण को डिटरमाइन करने का अधिकार आ जाएगा देश के राष्ट्रपति के पास, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो इस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने पर फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से भी केंद्र जो है वो हो जाता है बहुत ज्यादा पावरफुल और राज्य जो है वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा कमजोर। अब अगले जो 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 355, 356 और 357, इन तीनों की हेडिंग हमें प्राप्त होगी एनपीएफ के अगले लेटर पी से। मतलब ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल से। आर्टिकल 355 की हेडिंग होगी प्रेसिडेंट्स रूल लगाए जाने से पहले की लास्ट वार्निंग। 356 की हेडिंग होगी प्रेसिडेंट्स रूल और आर्टिकल 357 की हेडिंग होगी प्रेसिडेंट्स रूल लगाए जाने पर लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करने का तरीका। तो आइए अब जानते हैं इनको एक एक करके। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 355, उसकी हेडिंग है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। इस आर्टिकल का प्रैक्टिकल इंपैक्ट यह होता है कि अगर किसी राज्य में गवर्नमेंट का संचालन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक नहीं हो रहा हो तो ऐसे में केंद्र उस राज्य को वार्निंग जारी कर सकता है इस आर्टिकल के अंतर्गत कि आप जो हैं अपने स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक ही चलाइए, नहीं तो आपके राज्य में लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन। इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने हेडिंग दी है प्रेसिडेंट्स रूल लगाने से पहले की लास्ट वार्निंग। अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356, वो बात करेगा स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। फर्स्टली, प्रेसिडेंट्स रूल किस ग्राउंड पर लगाया जा सकता है। सेकेंडली, प्रेसिडेंट्स रूल को लगाए जाने में पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। और थर्डली, प्रेसिडेंट्स रूल लगाए जाने का लेजिस्लेटिव इफेक्ट क्या होगा। बात करें सबसे पहले प्रेसिडेंट्स रूल के ग्राउंड की, तो अगर भारत के राष्ट्रपति इस संबंध में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि किसी राज्य में सरकार का संचालन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक नहीं हो रहा है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है किसी राज्य में, तो ऐसे में उस राज्य में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। एक बार किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी लगाए जाने पर उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन को 60 दिन के अंदर अंदर अप्रूव कराना जरूरी होता है पार्लियामेंट के दोनों सदनों से। जबकि आपको पता ही है कि नेशनल इमरजेंसी के मामले में यह समयावधि थी केवल 30 दिन की। अब बात करें अगर लेजिस्लेटिव इफेक्ट की, तो इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाए जाने पर राष्ट्रपति यह भी घोषणा कर सकते हैं कि उस राज्य के विधानमंडल की जो कानून बनाने की शक्ति है वह ट्रांसफर हो जाएगी देश की पार्लियामेंट के हाथों में। मतलब यहां भी राज्य की जो ताकत है वो ट्रांसफर हो जाएगी केंद्र के हाथों में। अब जो तीसरा आर्टिकल है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, वो बात करेगा लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करने के तरीके के बारे में। पिछले आर्टिकल में तो हमने ये स्टडी किया था
कि स्टेट इमरजेंसी लगाए जाने पर राष्ट्रपति जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर की कानून बनाने की शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं पार्लियामेंट के हाथों में। और इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक ये जो कानून बनाने की शक्ति है जो कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 356 के तहत मिलती है, पार्लियामेंट इसको आगे डेलीगेट यानी ट्रांसफर कर सकती है राष्ट्रपति के हाथों में। और राष्ट्रपति जो है वो भी किसी और अथॉरिटी को आगे डेलीगेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं इस कानून बनाने की शक्ति को। अब जो अंतिम 3 आर्टिकल्स हैं आज की वीडियो के, उन तीनों की हेडिंग्स हमें प्राप्त होगी एनपीएफ के लास्ट लेटर एफ से। कहने का मतलब ये कि पहले 2 आर्टिकल्स तो रिलेटेड होंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से, और अंतिम आर्टिकल रिलेटेड होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात से। आर्टिकल 358 हमें यह बताएगा कि इमरजेंसी लगाए जाने का आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट पर क्या असर होगा। आर्टिकल 19 की हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड 5 अदर फ्रीडम्स, यानी बोलने की स्वतंत्रता और 5 अन्य स्वतंत्रताओं का संरक्षण। आर्टिकल 358 के प्रोविजंस के मुताबिक जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन इन 2 वजहों से देश की सुरक्षा को खतरा होने के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, तो ऐसे में आर्टिकल 19 से मिलने वाली सारी की सारी फ्रीडम्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगी यानी छीन ली जाएंगी बिना किसी डिक्लेरेशन के। इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट यह होगा कि अगर इन 2 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाए जाने के बाद में सरकार आर्टिकल 19 में दी हुई फ्रीडम्स के अगेंस्ट में जाकर भी कोई ऑर्डर या कानून बनाती है, तो भी हम उस ऑर्डर या कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इमरजेंसी के दौरान बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं उस समयावधि तक जब तक कि इमरजेंसी कंटिन्यू रहे। कहने का मतलब कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को तो किसी भी हालात में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी जो भी फंडामेंटल राइट्स बच गए पीछे उनको प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के दौरान। तो यहां पर यह जान लेना भी जरूरी है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। आर्टिकल 20 की हेडिंग है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यहां पर यह जो प्रोविजन है कि आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हालात में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही। आज की वीडियो का जो अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 360, वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर भारत के राष्ट्रपति पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं कि भारत या भारत के किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट संकट में है, यानी वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो ऐसे में वो प्रोक्लेमेशन या डिक्लेरेशन के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर पार्लियामेंट के रोल की, तो यहां पर हमें यह ध्यान में रखना है कि एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद में
इसके रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास करवाना या अप्रूव कराना जरूरी होता है 60 दिन के अंदर अंदर। जहां तक इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात के प्रभाव का सवाल है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद केंद्र के पास यह पावर आ जाएगा कि वह राज्यों को कोई भी फाइनेंशियल डायरेक्शन दे सकेगा। साथ ही साथ केंद्र के पास यह भी पावर होगा कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकेगा, फिर चाहे वह कर्मचारी राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। इन सभी तरह के कर्मचारियों के जो सैलरीज हैं, जो अलाउंसेज हैं, उनमें कटौती का आदेश दिया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी के मामले में भी केंद्र जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और राज्य जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मैटर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।